कितने लोग सेशन में लाइव हो चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून सुरभि, प्रीति, दीपांशु, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रेड अप। भाई सभी का स्वागत है। प्रियंका, मुस्कान, नागा स्वामी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राजेश, अजीत, शगुफ्ता, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रेड अप। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, और यहाँ पर इसके दो सेशंस हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पहला सेशन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और दूसरा सेशन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो इसके दो सेशन है, इसलिए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है कि सर वो टॉपिक छूट गया। और जो कंसोलिडेटेड फंड वाला क्वेश्चन था वो सारा कल के सेशन में होगा, और कल हम लोग राज्य विधान मंडल को भी पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ संसद के बारे में, और फिर कल डिस्कस करेंगे कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को और खास करके राज्य के विधान मंडलों को। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट आज है और नेक्स्ट पार्ट होगा कल, यानी वेंसडे को, बुधवार को। तो सबसे पहले जैसा आप लोग फोटो देख रहे हैं कि ये हमारे भारत के पार्लियामेंट की फोटो है और लोकतंत्र का मंदिर इसको कहा जाता है। और एक नया पार्लियामेंट अभी बनने वाला है जो ठीक इसके पीछे बनाया जा रहा है वो भी, और इसके बाद इस पार्लियामेंट को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 2024 तक का 2022 तक का डेडलाइन रखा गया है कि उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। हालांकि अब उस पर काम टाटा को मिल गया है तो काम स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो भाई सभी को गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। सविना, श्वेता, पंकज, नागस्वानी, नागवंशी, ओके नागवंशी। भाई ये असली नाम है कि ये सब बड़ा यूनिक नाम है? भाई ये असली नाम है तो ठीक है, लेकिन अगर सबका अगर आप लोगों ने फैंसी नाम रख रखा है तो उस चीज को ठीक कर लीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो आज के टॉपिक की बात करें तो सबसे 2022 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 2022 में चूंकि 75 साल हो जाएंगे भारत की आजादी को, तो 2022 तक कंप्लीट कर ही देंगे। सर आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना सब? हाँ, अब पहले से तबीयत है। अच्छा चलिए, सबका असली नाम ही है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई संसद के संवैधानिक परिचय की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। देखो संसद जो है वो भारत के संविधान के भाग 5 में है, और भाग 5 डील करता है द यूनियन को, यानी संघ को डील करता है। संघ को डील करता है पार्ट 5, और इसी संघ में आ जाता है संसद। और संसद जो है वो है लेजिस्लेटिव, संसद जो पार्लियामेंट है वो है लेजिस्लेटिव बॉडी, और लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब होता है विधायिका। तो संसद है लेजिस्लेटिव बॉडी जिसको हिंदी में कहते हैं विधायिका। और लेजिस्लेटिव बॉडी या विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है टू ड्राफ्ट द लॉ, यानी कानून बनाने का काम होता है, बनाने का काम करती है संसद। तो संसद क्या करती है भाई? तो संसद या वो राज्य विधानमंडल, ये दोनों विधायिका बॉडी है यानी लेजिस्लेटिव है, और लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाने का। तो संसद में एमपी मिलके करते क्या है? संसद में एमपी मिलकर के कानून बनाते हैं भारत को चलाने का, और जो भी कानून बनाती है पार्लियामेंट उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री लॉज। तो जो कानून संसद के द्वारा बनता है उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री लॉ, हिंदी में कहते हैं संसदीय कानून। तो जो कानून संसद बनाती है उसको पार्लियामेंट्री लॉ कहते हैं, संसदीय कानून कहते हैं, और पार्लियामेंट का काम ही होता है कानून बनाने का। और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं कि कहां से कहां तक पार्लियामेंट का जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक पार्लियामेंट को डिस्क्राइब किया गया है। तो 79 से लेकर के 122 तक डिस्कस किया गया है पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 79 से 122 तक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाने का, इसी वजह से ये लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी विधायिका का हिस्सा है। आई होप ये सभी को इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट किसका हिस्सा है, पार्लियामेंट का काम क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में डिफाइंड है, और कौन सा इसका आर्टिकल है जहां से जहां तक पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन है।
यहां तक सबको बातें समझ में आ गई? तो फटाफट मुझे कमेंट करके आप बताइए, फिर मैं आपको पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी पार्लियामेंट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? हाँ, तो वो आर्टिकल्स आपको मुस्कान याद करने ही पड़ेंगे, तो आर्टिकल्स तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, तो आर्टिकल बिल्कुल याद करना है। यहां तक भाई सबको बात समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का? यानी ये हम लोगों ने पार्लियामेंट का भी परिचय देखा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखा। नेक्स्ट इसमें हमें डिस्कस करना है, कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं संसद में, इसके हिस्ट्री के बारे में भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। देखो, पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो ब्रिटेन से अडॉप्टेड है। यानी जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारतीय संसदीय प्रणाली है, ये ब्रिटेन की प्रणाली पर आधारित है। कैसे ब्रिटिश पर सिस्टम से अडॉप्टेड है? तो आप जैसे देखोगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड वहां का अपर हाउस है, यानी उच्च सदन है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो लोअर हाउस है, निम्न सदन है। तो इंडिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का काम करती है राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स का काम करती है लोकसभा। ठीक इसी तरीके से जो स्पीकर होता है वो हेड ऑफ द लोकसभा होता है। तो ये भी पूरा का पूरा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो जो पूरा का पूरा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्टेड है। अब देखो, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, जो ये अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जिसमें सेशन चलता है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1912 में स्टार्ट कर दिया गया था। सॉरी, 1921 में, 12 को 21 कर लो, 1912 में राष्ट्रपति भवन बनना शुरू हुआ था। तो 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। और ये कंस्ट्रक्शन फिनिश जो हुआ था, ये हुआ था 1927 में। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 1921 में और फिनिश हो गया था 1927 में। और जब ये फिनिश हो गया था कंस्ट्रक्शन, तो इसका उद्घाटन जो किया, यानी इसका इनॉग्रेशन किया, वो किया था लॉर्ड इरविन ने, या इसको इंग्लिश में लॉर्ड अर्विन कहते हैं। तो 1921 में बनना शुरू हुआ था, 1927 में कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद इसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो किया लॉर्ड अर्विन ने। और लॉर्ड अर्विन भारत के वॉइसरॉय थे उस समय, और इनका टाइम पीरियड है 1926 से 31। तो लॉर्ड अर्विन ने ही इसको इनॉग्रेट किया, भारत की पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फीता काटा और इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया। अब देखो, जो इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं, चीफ आर्किटेक्ट में दो लोगों का नाम आता है। एक आता है सर हर्बर्ट बेकर का, और दूसरा नाम आता है सर एडविन लुटियन का। तो पार्लियामेंट हाउस के, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के चीफ आर्किटेक्ट का नाम आता है, दो लोग हैं इसके चीफ आर्किटेक्ट। और चीफ आर्किटेक्ट जो प्रेजेंट पार्लियामेंट के बिल्डिंग के थे वो थे सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन। तो ये दो चीफ आर्किटेक्ट थे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के, जिसने कराया था। इसके बाद से इसका इनॉग्रेशन किया पार्लियामेंट की बिल्डिंग का लॉर्ड अर्विन ने, और इसकी जो डिजाइन है, डिजाइन अडॉप्टेड है 64 योगिनी मंदिर से। 64 योगिनी मंदिर जो है वो आपका मुरैना मध्य प्रदेश में है, मुरैना मध्य प्रदेश में है, वहीं से इसका डिजाइन अडॉप्टेड है। मुरैना एमपी में एक 64 योगिनी मंदिर है, उसका गूगल इमेज देखोगे और पार्लियामेंट का गूगल इमेज देखोगे, दोनों एकदम एक जैसा दिखेगा। इसी वजह से कहते हैं कि इसका जो डिजाइन अडॉप्टेड है वो है 64 योगिनी मंदिर से। और जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसका, यानी जो इसका आकृति है, मुरैना मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में नहीं है। मुरैना मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर है। हो सकता है जबलपुर में भी बना दिया गया हो,
लेकिन जो रियल 64 योगिनी मंदिर है वो मुरैना में है, मध्य प्रदेश में। और जो ज्योमेट्रिकल शेप है पार्लियामेंट के बिल्डिंग का वो है सर्कुलर यानी गोल, और जो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, कि पावर एक ही हाथ में नहीं होगा, पावर हमेशा एक हाथ से दूसरी जगह, एक पार्टी से दूसरी जगह ट्रांसफर होती जाएगी। तो कुल मिलाकर के पावर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर होती जाएगी, इसी वजह से इसका शेप रखा गया है सर्कुलर, जो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी को, कि पावर विल नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तो ये था पार्लियामेंट की बिल्डिंग का परिचय और पार्लियामेंट्री प्रोसेस हमने कहां से अडॉप्ट किया है उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यहां तक सबको बात समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको पार्लियामेंट के आर्टिकल्स पर लेकर के चलूंगा, आर्टिकल 79 से। यहां तक सबको बात समझ में आ गया। ये मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट के बिल्डिंग का इतिहास भी बता दिया, किसने इनॉग्रेट किया, चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, किस टेम्पल से इसका डिजाइन अडॉप्टेड है, और ज्योमेट्रिकल शेप इसका क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। देखो, पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अगर मैं स्टार्ट करूं तो स्टार्ट होता है आर्टिकल 79 से। आर्टिकल 79 कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होंगे, भारत के संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन अंग हैं? सबसे पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसके 3 अंग हैं। जो प्रेजेंट पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसके लिए एक सेशन देखता हूं मैं यूट्यूब वगैरह पर, कोशिश करूंगा कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसका एक सेशन लूं। तो अभी मैं तो कंफर्म नहीं कहूंगा कि कब वो सेशन होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक सेशन बना लूं जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग का है। ठीक है, तो उसका एक सेशन हम लोग लेंगे। अगर टीम मुझे बताती है कि ठीक है आप ले लेना, तो वो मैं यूट्यूब पर लूंगा, हिंदी चैनल पर आकर के लूंगा, ताकि आप सबको पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में भी आपको समझ डेवलप हो। तो वो हम लोग अलग से एक सेशन में पढ़ेंगे, यहां डिस्कस नहीं करेंगे। और बात करते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 सीधा कहता है कि भारत के संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, राष्ट्रपति को, तो इसको डिस्कस करने की दोबारा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब बात करना है जो हमें इस पर्टिकुलर सेशन में, वो बात करना है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, यानी पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में। तो देखो भाई, यहां पर या पार्लियामेंट के सदन के बारे में, यहां पर 2 क्वेश्चन आता है जिसमें स्टूडेंट खासे कंफ्यूज होते हैं। कभी भी पूछा जाए कि संसद के अंग कितने हैं, संसद के अंग यानी ऑर्गन्स, तो आंसर लगाना 3। और कभी भी पूछा जाए कि संसद के सदन कितने हैं, तो आंसर लगाना 2। तो संसद के सदन है 2 और अंग हैं 3। अंग में आ जाएंगे राष्ट्रपति भी, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, और सदन में आ जाएंगे 2, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने राष्ट्रपति को डिटेल से विथ उनके पावर और सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ के दोनों हाउसेस को, यानी राज्यसभा और लोकसभा को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई राज्यसभा से। सदन को कहते क्या है, यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति देख रहा है, इसको देखो लिखा तो हुआ है कि हाउसेस कहते हैं। सदन क्या होता है, सदन, हाउसेस को सदन कहते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 80 पर। आर्टिकल 80 डिस्कस करता है राज्यसभा को। देखो, राज्यसभा के कुछ और भी नाम हैं। सबसे पहला इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और साथ ही साथ इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स और परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना होगा, तो जिस राज्य से आप लड़ने जा रहे हैं उस राज्य का निवासी भी होना चाहिए आपको। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका उच्च सदन भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको अपर हाउस भी कहते हैं। एक और नाम लिख लो भाई, अपर हाउस। अपर हाउस क्यों कहते हैं वो भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है।
सबसे पहले बात करते हैं कि राज्यसभा के 3 नाम हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, परमानेंट हाउस या अपर हाउस। तीनों नाम के पीछे का रीजन क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है। राज्यों का रिप्रेजेंटेशन से कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो जिस राज्य से वो लड़ने चाह रहा है उस राज्य का निवासी होना चाहिए। तो जहां से वो व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा है राज्यसभा का, तो उस राज्य का रेसिडेंट, उस स्टेट का रेसिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट होना मैंडेटरी है, नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा, इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। और स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यानी राज्यसभा का कभी डिसॉल्यूशन नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। तीसरा, इसको कहते हैं अपर हाउस यानी उच्च सदन, यानी राज्यसभा का डिसॉल्यूशन नहीं होता, राज्यसभा का हर 5 साल पे चुनाव नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट हाउस। ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, डिसॉल्यूशन नहीं होता। भाई तुम लोग के साथ बड़ा दिक्कत है, आधे को इंग्लिश, भाई ना तो तुम्हें हिंदी समझ में आ रहा है ना इंग्लिश समझ में आ रहा है। अब बताओ कौन से लैंग्वेज में पढ़ाएं? अभी मैंने लिखा डिसॉल्यूशन, तो ये कह रहा भाई सर डिसॉल्यूशन क्या होता है। ऊपर मैंने लिख दिया भंग नहीं होती, सर भंग क्या होता है? तो भाई इंग्लिश और हिंदी के अलावा मुझे कोई तीसरा भाषा नहीं आता, तो बाकी खुद से समझ जाइए कि राज्यसभा परमानेंट होता, वो कभी भंग नहीं होता, इसका मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। और इतना तो कम से कम सबको इंग्लिश और हिंदी पता है कि भंग करने का मतलब है कि उसको कभी खत्म नहीं किया जैसा, जैसे हर होता है ना, लोकसभा हर 5 साल पे खत्म हो जाती है, नई लोकसभा चुन के आती है, तो हर 5 साल पर नई राज्यसभा चुन के नहीं आती। ठीक है, तो या तो अंग्रेजी समझ लो, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश का भी बैच चलता है, हिंदी में कंफर्टेबल हो यहां पढ़ लो, और अगर दोनों में कंफर्टेबल नहीं हो तो भाई बाकी लोकल लैंग्वेज में तो कोई पढ़ाएगा नहीं। इसलिए तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, नहीं तो पूरा हिंदी में पढ़ा देता, मेरे लिए भी आसान होता है। या तो पूरा इंग्लिश में पढ़ लो तो आसान है, हिंदी में पढ़ लो तो आसान है। ये आधा हिंदी आधा इंग्लिश वाला होता है ना, बड़ा दिमाग खराब वाला सिचुएशन होता है, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल, आधे स्टूडेंट्स इंग्लिश में, और जो दोनों में कंफर्टेबल नहीं होते उनको के लिए तो फिर भगवान ही मालिक है। उच्च सदन इसको अपर हाउस इसलिए कहते हैं कि जो फीचर होता है राज्यसभा का, फीचर होता है राज्यसभा का, वो सेम होता है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जैसा, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जैसा। तो जो राज्यसभा का फीचर होता है वो होता है बिल्कुल ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड के जैसा। इसीलिए जैसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का उच्च सदन है, ठीक इसी तरीके से चूंकि राज्यसभा का फीचर बिल्कुल ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जैसा है, तो राज्यसभा भारत के उच्च सदन है। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 नाम हैं, 3 नाम के पीछे का मैंने रीजन आपको समझा दिया कि काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं और अपर हाउस क्यों कहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ जो होता है वो 250 मेंबर का होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 का है, लेकिन वर्तमान में जो है वो है 245 मेंबर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आ गया है तनुज का, वैसे आंसर अच्छा लग रहा है मुझे देने का। सर मनमोहन सिंह पंजाब के रेसिडेंट थे तो बट एमपी आसाम से थे। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप कहीं रहते हो, मान लो आप जैसे बिहार में आपका घर है, मान लो बिहार में घर है, बहुत लोग होंगे इसमें बिहार से देख रहे होंगे सेशन को, और आप दिल्ली में आकर के बस गए, तो आपके पास जो कार्ड मिल गया, जो आपको रेसिडेंटशिप मिल गया, वो तो दिल्ली का मिल गया, आपने यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना दिया। तो ठीक वैसे ही उनका है, पंजाबी आदमी रहते हैं, उनका घर है असम में, तो असम में वहां पर एक कांग्रेस के लीडर थे, उनका घर उन्होंने दिखा दिया था कि रेंट पर रहते हैं। तो उन कांग्रेस के लीडर के घर में मनमोहन सिंह पिछले 5 साल से रेंट पर रहते हैं, तो इस तरीके से करके उसका वो बन जाता है रेसिडेंट वाला, जो निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, उसके बेसिस पर इलेक्शन लड़ दिया जाता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें चालाकी बनने वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मनोहर पर्रिकर गोवा के सीएम थे, राज्यसभा का चुनाव जीत गए उत्तर प्रदेश से,
तो वो बना दिया जाता है, वो सब सर्टिफिकेट वगैरह बन जाता है, निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, फिर वो सब काम सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है तनुज, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 मेंबर का, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट में है 245 मेंबर। अब 245 मेंबर में से 225 मेंबर आते हैं 28 यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट से। तो 245 में से 225 मेंबर आते हैं भारत के 28 राज्यों से। 8 मेंबर आते हैं 3 यूनियन टेरिटरी से। कौन कौन सी 3 यूनियन टेरिटरी है अभी बता देता हूं। 3 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर से आते हैं टोटल 8 मेंबर। दिल्ली से आते हैं 3 मेंबर, पुदुचेरी से आते हैं 1 मेंबर और जम्मू कश्मीर से आते हैं 4 सदस्य। तो टोटल हो गया 8 मेंबर 3 यूनियन टेरिटरी का, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। और 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति 4 डिफरेंट फील्ड से। तो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति 4 डिफरेंट फील्ड से, और वो फील्ड है साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर और सोशल सर्विस से। अब जो लोग सेशन को ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो मैं एक बात है कि कोई चीज 10 बार रिपीट करने वाला नहीं हूं, क्योंकि 600 बच्चे इस सेशन को लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले जिन लोगों को एसएससी में कोई भी जॉब चाहिए, तो सबसे पहले 4 आराम से सेशन को देखिए और एक एक बात को सुनिए। ये कोई कहानी नहीं चल रहा है, ठीक है ना, लैला मजनू वाला, कि जिसमें आप आराम से बैठ के कहीं से भी आ गया लिख दिए सर ये बता दीजिएगा। 600 बच्चे इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, तो सबसे पहले सेशन को ध्यान से देखिए। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं चल रहा है लैला मजनू हीर रांझा का, कि कहीं से भी आगे सर ये बता दीजिए ये कौन थी वो कौन थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट के टॉपिक को, ठीक है। और प्लीज मेरे सेशन में आकर के अगर आपने किसी भी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट किया तो इमीडिएट इफेक्ट से ब्लॉक करवा दिया जाएगा। मॉडरेटर को बोलूंगा, मॉडरेटर उठाएगा, ब्लॉक कर देगा। ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड वहां का अपर हाउस है। ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड वहां का अपर हाउस है, ठीक है। तो ब्रिटेन का अपर हाउस है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक वही फीचर राज्यसभा का भी है, इसलिए उसको अपर हाउस कहा जाता है। साइंस का मतलब हो गया भाई विज्ञान, आर्ट्स का मतलब हो गया कला, फिर हो गया साहित्य और हो गया समाज सेवा। जब से सचिन तेंदुलकर मेंबर बना था लोक राज्यसभा का, तब से लोगों को राज्यसभा में बड़ा इंटरेस्ट आ गया। और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और जो फिल्म आर्टिस्ट होते हैं वो कहां से चुने जाते हैं, वो इन 4 कैटेगरीज में से किस में आते हैं। तो वो आते हैं आर्ट्स में। तो ये लोग आते हैं कला वर्ग में। खेलना भी अपने आप में कला है और फिल्म भी अपने आप में कला है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे अभी एमसी मैरी कॉम है बॉक्सर, फिल्म आर्टिस्ट भी लोग हैं, तो फिल्म आर्टिस्ट हो गया या स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, वो लोग आर्ट से चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब से सचिन तेंदुलकर वगैरह होंगे या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आता है, तो या कोई फिल्म स्टार आता है या फिल्म पर्सनैलिटी आता है, तो वो सब आते हैं स्पोर्ट्स से, ये आते हैं आर्ट्स से। तो फिल्म हो गया और स्पोर्ट्स हो गया, वो आते हैं आर्ट्स वर्ग, आर्ट्स से आते हैं। तो 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं 4 डिफरेंट फील्ड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यही वो 4 डिफरेंट फील्ड है जिससे 12 मेंबर आते हैं। और जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, वो सब आते हैं आपके आर्ट्स से। यहां तक सबको समझ आ गया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 मेंबर का, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 245। और 245 कैसे है, तो 225 मेंबर आते हैं 28 स्टेट से, 8 मेंबर आते हैं 3 यूनियन टेरिटरी से। कैसे 3 यूनियन टेरिटरी से आते हैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति 4 डिफरेंट फील्ड से। चारों फील्ड का नाम लिख दिया और ये बता दिया कि स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म आर्टिस्ट किस सेक्टर से आते हैं।
यहां तक सबको क्लियर है? बाकी आप अपना टाइप कर लीजिएगा कि साइंस से कौन है, अभी आर्ट्स से कौन है, लिटरेचर से कौन है, वो सारा आपको राज्यसभा की साइट पर मिल जाएगा। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बता देना है। कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको समझा दिया कि 4 डिफरेंट फील्ड से आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, फिल्म स्टार कहां से आते हैं। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 84 की। आर्टिकल 84 डिस्कस करता है क्वालिफिकेशन टू बिकम राज्यसभा मेंबर्स, यानी राज्यसभा के सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन को डिस्कस करता है आर्टिकल 84। अब देखो आर्टिकल 84 अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन टू बिकम राज्यसभा मेंबर, पहला है जो फोरमोस्ट क्वालिफिकेशन है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद एज 30 इयर्स या अबव, मिनिमम 30 साल, और कोई अपर एज नहीं है, नो अपर एज। तो मिनिमम है 30 साल, कोई अपर एज नहीं है, इसलिए सीधा लिखा हुआ 30 वर्ष या उससे अधिक। तीसरा है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे किसी पद पर नहीं होना चाहिए जिससे भारत सरकार की तरफ से उसको वेतन मिल रहा हो या भारत सरकार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा हो। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ताकि भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से उसको किसी भी तरीके से कोई आय नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है, वैसे मैंने प्रेसिडेंट के टॉपिक में भी समझाया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल किसी प्रकार की आय का साधन नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आर्टिकल कौन सा है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आर्टिकल 102 माना जाता है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहीं पर लिखा गया है कि मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसी लिमिटेड कंपनी में है मैनेजर, किसी सरकारी कंपनी में मैनेजर है, तो भाई फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की कंपनी है और केंद्र सरकार से उसको तनख्वाह मिल रही है एज अ मैनेजर काम करने की, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, बताऊंगा नागवंशी जी, बिल्कुल बताऊंगा। क्यों परेशान हुए पड़े हो, आराम से पढ़ो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आराम से पढ़ो, सब चीजें बताऊंगा। अभी लोकसभा थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तो अभी जब लोकसभा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। काहे सुपर एक्साइटेड बने हुए हो भाई? सुपर एक्साइटेड बनना है, मेरे पास एक और तरीका है, 2 मिनट पर टाइमर लगा दूंगा, आराम से चला जाऊंगा, घूम फिर के आऊंगा, तब तक स्ट्रीम ऑफ कर दूंगा। हमेशा आराम से पढ़ो, जब लोकसभा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और जिसको बहुत ज्यादा बेचैनी है, तो एक मैं कोर्स स्टार्ट करवाने के मूड में हूँ, ग्रेड अप में वीडियो ऑन डिमांड, सारे वीडियोस का सेशन बना करके तुम लोग को दे दिया जाए, आराम से बैठ के बढ़ा बढ़ा के देखते रहना। लाइव क्लास चल रही है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखो। तो ये हो गया आर्टिकल 84, जो आपका क्वालिफिकेशन डील करता है राज्यसभा के मेंबर्स का, और मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को री एक्सप्लेन कर दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आय का साधन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 83 क्लॉज 1, जो डील करता है टर्म ऑफ राज्यसभा का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए कि राज्यसभा का टर्म क्या होता है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आर्टिकल 83 क्लॉज 1 डिस्कस करता है टर्म ऑफ राज्यसभा का। जल्दी से टर्म ऑफ राज्यसभा बताइए। हाँ, प्राइवेट कंपनी में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी में नहीं। बहुत अच्छी बात है, नॉलेज का आंसर बहुत सही है, वाकई उसके पास नॉलेज है। और बाकी जितने लोग भी 6 साल कह रहे हैं, भाई देखो क्या मैं कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, बोल दूंगा तो आधे लोग बेचारे निराश हो जाएंगे। दीपिका का आंसर सही है, मुस्कान का आंसर गलत है भाई, बड़ी अच्छी बात है, क्या कहा जाए। अब देखिए जो आप लोगों ने लिखे हैं, जो लोग 5 साल लिख रहे हैं, 6 साल लिख रहे हैं, चलिए, अभय का आंसर सही है, आशुतोष का आंसर बिल्कुल सही है,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग काबिल बन करके 6-6 साल लिखे जा रहे हैं, कभी कभी मैं क्या कहूं, मतलब उनके लिए एक ही शेर है, गालिब ने कहा है कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मुझे हमेशा लिखते हैं कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, कोई कल जज बनने को तैयार थे। तो वही गालिब का अशार याद आता है कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है और सबको भारत के प्रशासनिक सेवा में घुस जाना है। अरे बेसिक चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। और फिर मैंने पूछा कि टर्म ऑफ राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो फिर लिख रहे हो 6 साल। तो इससे वही समझ में आता है कि कुछ नहीं समझ में आया। तो गालिब ने बड़ा अच्छा कहा है कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो कुल मिलाकर के भाई जितने लोग कह रहे हैं 6 साल, पहले किताब खरीदो, अच्छे से पढ़ाई करो। इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 5-5 कोई 6 साल कोई 5 साल कह रहा था, तो बस मैंने उन्हीं के लिए कहा है कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन आप खुद भी अपना जानते हैं, लेकिन फिर भी दिल में है कि हम बहुत बड़े तोप हैं। तो कुल मिलाकर के जितने भी लोग बने हुए थे, बहुत बड़ा बड़ा बोफोर्स गन्स बने हुए थे, जो भारत की सबसे महंगी तोप है होवित्जर तोप के बाद। तो कुल मिलाकर के भाई राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसीलिए जानते हैं मैं हर बार हर हिंदी के बैच में इससे ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूं और हर बार मुझे 6 साल का आंसर मिलता है। तो बहुत ऐसा कम वाकया हुआ है कि एक बार में स्टूडेंट सही से आंसर कर देगा। हर बार लोग 6 साल लिख करके बहुत खुश होता है और फिर जब थोड़ी देर के बाद उसको बुद्धि आती है या फिर जब होश खुलता है तो फिर लिखता है सॉरी सर। और जितने भी इसमें भाई आईएएस बनने के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं कि सर हमको आईएएस बनना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमको जज बनना है, अब इतना बेसिक बेसिक चीज भी नहीं जानोगे तो कल गए जब आप लोग आईएएस की तैयारी करोगे या तो वो लोग ये सब चीज नहीं बताते, और वहां भी अगर आपसे राज्यसभा का टर्म बताने लगे तो वो आईएएस नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो चीजें होती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक इसलिए कहा जाता है कि किताब खरीदिए, पढ़िए और इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं करिए। एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन पूछा, तकरीबन 150 से 200 लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि 6 साल होता है। तो उसी समय मैंने गालिब का आपको शेर भी सुनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी दिल को खुश रखना जरूरी है, क्योंकि दिल को मूर्ख बना के रखिएगा तो फिर फायदा रहता है। देखो राज्यसभा का कोई टर्म डिफाइन नहीं है, क्योंकि परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, तो वो कभी भी टर्म उसका डिसाइडेड ही नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट हाउस से भंग नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक व्यक्ति अगर राज्यसभा का मेंबर बन गया तो मरने के बाद ही हटेगा। अगर भंग नहीं होता तो जो बैठ गया पहली बार अब तो मरने के बाद ही हटेगा, तो ऐसा भी नहीं है। होता क्या है कि 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं 2 साल पे। तो भाई मेरे, अगर आप लोगों ने मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा तो 3 इंटू 2 होता है 6 साल। तो एक मेंबर का टाइम पीरियड होता है 6 साल, ना कि पूरे राज्यसभा का टाइम होता है 6 साल। क्योंकि 6 साल हो जाएगा तो राज्यसभा भंग हो जाएगी, फिर नई राज्यसभा चुन करके आएगी, ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि एक बार मेंबर बन गए तो मरने के बाद ही हटिएगा। हर मेंबर 2 साल पे रिटायर, 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होता चला जाता है। तो एक मेंबर का टर्म होता है 6 साल का, ठीक है। तो एक सांसद का, जो राज्यसभा का सांसद होता है, एक राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल होता है 6 साल का। और ये आपके साथ ही नहीं है, ये कई बार जब हम लोग सिविल्स की क्लासेस भी लेते हैं ना, उसमें भी अगर मैं झटके में पूछ दूं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर वो लोग भी 6 साल बताते हैं। तो फिर हमें हंसी आती है। और फिर एक स्टूडेंट ने पूछा सर आप हंस क्यों रहे हैं? हमने कहा कि तुम्हारी बुद्धि पर हंस रहे हैं कि आईएएस की तैयारी करने के लिए आप आईएएस के बैचेस में हैं और आपको यही नहीं पता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो फिर तो क्या कहा जाए। तो फिर बाद में जब उसको थोड़ा देर के बाद होश आया, कह रहा हाँ 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 सर, वो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो भाई सबको बात समझ में आ गया। आर्टिकल 83 क्लॉज 1 कहता है टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर वो है 6 इयर्स का। एक मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है,
ना कि सारे राज्यसभा का कार्यकाल। बात सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो राज्यसभा में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होता कैसे है। हम सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में हम लोग वोट डालने नहीं जाते। राज्यसभा के चुनाव में पब्लिक वोट नहीं देती, पब्लिक वोटिंग नहीं करती। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा का चुनाव कैसा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब इसके राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो वोट डालता कौन है? तो वोट डालते हैं ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। हर राज्य में अपनी अपनी विधानसभा है। भारत में टोटल 31 विधानसभा है, 28 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसीलिए जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी में के सीट्स राज्यसभा में है। रीजन ये है कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, और जब विधानसभा है इसी वजह से यहाँ के मेंबर जो हैं वो जो राज्यसभा के चुनाव में वोट डालते हैं। चलिए क्वेश्चन और भी मिल गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन में डिफरेंस बताओ। सर अरे पूछ रहे हो कि हमें ऑर्डर दे रहे हो कि यार रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई? मतलब ये हमें ऑर्डर तो भाई आज तक हमने किसी का नहीं सुना, और रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बता देंगे। और वैसे अगर ऑर्डर दे रहे हो तो राष्ट्रपति का टॉपिक देख लेना, वहां पर समझा रखा है। ऑर्डर तो भाई दे रहे हो तो राष्ट्रपति का टॉपिक में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। अगर आराम से पूछोगे तो थोड़ा सा, अगर कोई पोलाइटली पूछता है तो हम लोग बता भी देते हैं। ऑर्डर दोगे तो भाई राष्ट्रपति का टॉपिक देख लेना, उसी में पढ़ा रखा है। ठीक, चलो। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें पब्लिक वोट नहीं कर, डायरेक्ट इलेक्शन में पब्लिक वोट करती है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो बता देता हूं कि डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें पब्लिक वोट करती है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें आप जाते हो और वोट करते हो। कुछ ऐसे भी इलेक्शन होते हैं जिसमें पब्लिक जाकर के वोट नहीं करती, वो इलेक्शन कहलाता है इनडायरेक्ट। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, उसमें पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती, सारी पब्लिक वोट नहीं करती, इसलिए उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उस चुनाव का नाम क्या है। उस चुनाव का नाम क्या है? चुनाव का नाम वही है जो राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है। वो है आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी चुनाव पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यहां पर देख लोगे कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी मेथड से होता है, उपराष्ट्रपति का भी होता है, राज्यसभा का भी होता है। तो तीनों के इलेक्शन का जो नेचर हो गया और नेम ऑफ इलेक्शन है सेम है, बस इलेक्टोरल कॉलेज चेंज होता जाता है। तो राज्यसभा के चुनाव में आप सबको पता चल गया कि वोट कौन डालते हैं। तो दिल्ली, जितने भी राज्य विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स डालते हैं। और भारत में 31 विधानसभा है, जिसमें से 28 है राज्यों में और 3 है यूनियन टेरिटरीज में। और किन किन यूनियन टेरिटरीज में है ये मैंने बता दिया। इसी वजह से इन 3 यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में भी, यानी इन 3 यूनियन टेरिटरीज की सीटें राज्यसभा में भी होती हैं। बात सबको क्लियर हो गया भाई इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? तो फटाफट कमेंट करके बताओ। और ये भी आपको समझ में अब आ चुका होगा कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का ही सीट राज्यसभा में क्यों है। यहां तक सबको बात क्लियर हो गया? फटाफट कमेंट करके बताओ। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 89 डिस्कस करता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। हिंदी में कहते हैं भाई पीठासीन अधिकारी, जो राज्यसभा की कार्यवाही चलाता है। राज्यसभा की कार्यवाही चलाता है। अब देखो राज्यसभा की कार्यवाही जो चलाता है, तो राज्यसभा में 2 लोग होते हैं। कभी कभी मुझे वाकई लगता है कि कुछ लोग सुपर चालाक हैं, लेकिन हैं बेचारे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं।
एमएलए को कहते हैं विधानसभा। भाई जो जो इसमें बिहार के हैं, देखो बिहार के लोग 3 ही काम करते हैं, या तो बड़े अच्छे लीडर बनते हैं, या बड़े अच्छे क्रिमिनल्स बनते हैं, या तो आईएएस बन जाते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है, तो भाई आप पढ़ना बड़ा बेकार बात है। एमएलए को कहते हैं विधायक और एमएलसी को कहते हैं पार्षद। तो कुल मिलाकर के विधायक वोट करते हैं, विधान पार्षद वोट नहीं करते। ठीक है, तो ये विधायक जो होते हैं वो लोग वोट करते हैं। अब जो लोग देसी लोग हैं वो समझ गए होंगे, एमएलए वोट करते हैं, एमएलसी वोट नहीं करते। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लिखा हुआ। तो थोड़ा आंखों को ब्रॉड करिए, आंखों का को पे थोड़ा पानी मारिए और आंखों को जूम करके देखिए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ विधानसभा के ही मेंबर आते हैं, यानी विधायक जी आते हैं, पार्षद जी वोट नहीं करते। चलिए, तो यहां पर सबको समझ में आ गया। अरे तो मैं भी तो वही बता रहा हूं कि इसमें एमएलए वोट करते हैं, एमएलसी वोट नहीं करते। अगर इस टाइप का फिर रिडंडेंट क्वेश्चन आ गया तो भाई देख लो, अभी मॉडरेटर को बोलूंगा, फिर वो अच्छे से सेशन मॉडरेट कर देगा। चीजें साफ लिखी हुई हैं फिर भी दिक्कत है भाई, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है फिर भी दिक्कत है। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग 89 का, आर्टिकल 89 की, प्रेजाइडिंग ऑफिसर की। प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो राज्यसभा की ही कार्यवाही को चलाने वाले लोगों को प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी कहते हैं। पीठासीन अधिकारी लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, क्योंकि सबके अपने अपने ऑफिसर्स हैं। राज्यसभा का जो सभा चेयरमैन होता है उसको कहते हैं सभापति, और सभापति जो है भारत की उपराष्ट्रपति है। ऑलरेडी उपराष्ट्रपति के टॉपिक में आर्टिकल 64 में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो जो चेयरमैन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, कभी राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का क्वालिफिकेशन, राज्यसभा का और वाइस प्रेसिडेंट का दोनों का क्वालिफिकेशन और दोनों का इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल अलग होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज अलग है, वो अलग तरीके से चुने जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स अलग हैं, वो अलग तरीके से चुने जाते हैं। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं माना जाता, राज्यसभा के मेंबर वो हैं भी नहीं। दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। प्रेजेंट में डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है वो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, और बिहार के ही हैं, जेडीयू के हैं ये सांसद। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। बात सबको समझ आ गया कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर हमेशा उपराष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 64 में ऑलरेडी पढ़ा रखा है वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में। और डेप्यूटी चेयरमैन है मेंबर ऑफ राज्यसभा है, जैसे अभी हरिवंश नारायण सिंह प्रेजेंट में डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। यहां तक सबको बात समझ में आ गया, डेप्यूटी चेयरमैन हमेशा राज्यसभा का मेंबर होगा, चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। यहां तक सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट करके बताओ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो काम समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा की जो विशेष शक्ति होती है उसके बारे में। देखो, राज्यसभा के 3 स्पेशल पावर होते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 67B। आर्टिकल 67B कहता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी स्टार्टेड इन राज्यसभा ओनली, यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया हमेशा राज्यसभा में ही शुरू होता है। यह भी मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ा रखा था। समझने वाला आर्टिकल है भैया आर्टिकल 249, बहुत ही टेढ़ा आर्टिकल है, अच्छे से समझना। आर्टिकल 249 कहता है ऑथराइजेशन बाय राज्यसभा टू मेक लॉ ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो, ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगा, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई बीच में कमेंट नहीं करेगा, बात को समझेगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 249 की। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा, हिंदी में लिख देता हूं, अगर राज्यसभा संसद को आदेश दे, संसद को आदेश दे कि
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है और कानून बनाने का जो कारण हो कि वो राष्ट्रहित का विषय है, राष्ट्रहित का विषय है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये है आर्टिकल 249। हालांकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, देखने में है, बस समझ जाओगे तो बहुत आसान है। देखो नॉर्मली क्या है, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं कि अगर राज्यसभा संसद को आदेश दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है और कानून बनाने का रीजन दे कि ये राष्ट्रहित का विषय है, तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, यानी राज्य सूची के सब्जेक्ट पर भी केंद्रीय कानून बन सकता है। लेकिन वो एक ही कंडीशन में बनता है जब राज्यसभा संसद को आदेश दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाओ। जैसे मैं बात करता हूं कि एग्जाम्पल ले लेता हूं इरिगेशन का। इरिगेशन जो होता है भाई वो राज्य सूची का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है इरिगेशन। अब इरिगेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और अगर आप देखोगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फरक्का बैराज ट्रीटी है, फरक्का बैराज ट्रीटी है जिसमें पानी को यूज किया जाता है, फरक्का नदी के पानी को यूज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। अब देखो यहां पर एक इंटरनेशनल कंट्री इन्वॉल्व हो गई, यानी एक इंटरनेशनल एक दूसरा देश इन्वॉल्व हो गया, वो है बांग्लादेश। हालांकि इरिगेशन राज्य सूची का विषय है, तो उस समय राज्यसभा ने संसद को आदेश दिया कि इरिगेशन के सब्जेक्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉ बनाना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉ इसलिए बनाना है क्योंकि इसमें इरिगेशन में फरक्का बैराज ट्रीटी में एक दूसरा पार्टी जो इन्वॉल्व है वो एक फॉरेन कंट्री है, वो है बांग्लादेश। इसी वजह से इसमें राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो जो फरक्का बैराज ट्रीटी पर जो कानून है वो केंद्र सरकार का है, ना कि बंगाल सरकार का। यहां तक सबको बात समझ में आ गया कि यहां पर आपको देखना है कि अगर राज्यसभा संसद को आदेश दे दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाओ और कानून बनाने का जो रीजन दे दे कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो संसद जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। हालांकि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर जो कानून बनाता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। जैसे इरिगेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और उस कंडीशन में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना था। क्योंकि यहां पर एक फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व हो गया, वो है बांग्लादेश। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री के साथ तो रिलेशंस नहीं रख सकती अपना, तो इसी वजह से यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर किया और फरक्का बैराज ट्रीटी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ बन गया। बात सबको समझ में आ गई? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बता दूंगा आर्टिकल 312। 312 बहुत आसान है, फटाफट समझ में आ जाएगा। हाँ, फरक्का पर विवाद भी था, इसी तो बीच में घुस गया सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का आने का रीजन ही था कि डिस्प्यूटेड मैटर था, स्टेट गवर्नमेंट से हैंडल होता नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनली आ गई। बात सबको समझ में आ गया? अब देखो बात करते हैं आर्टिकल 312 की। 312 कहता है क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाओं को बनाना या मिटाना। यानी अखिल भारतीय सेवा अगर क्रिएट करना है या उसको हटाना है तो ये भी काम करता है राज्यसभा। अब यहां पर आता है भैया ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जो डील करता है वो आर्टिकल 312 डील करता है ऑल इंडिया सर्विस को। और जितने भी महानुभाव हैं, क्या उनको पता है कि भारत में कितनी सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। तो इंडिया में ऐसे कितने सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस हैं? तो ऑल इंडिया सर्विस को बनाना हो या ऑल इंडिया सर्विस को हटाना हो तो उसका भी रिकमेंडेशन जाता है राज्यसभा की तरफ से। चलिए जल्दी से नाम बता दीजिए। इसमें राजेश का आंसर बिल्कुल सही है कि अभी तक 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। जल्दी से 3 ऑल इंडिया सर्विस का नाम बताइए, फिर देखें कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं।
कितने ऑल इंडिया सर्विस है भाई? 3 है, बिल्कुल ठीक। कौन कौन सा है? चलिए, इसमें बहुत अच्छा अच्छा आंसर मुझे मिल रहा है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस कौन सा है भाई? जल्दी से बता दो। आईएफएस कौन सा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर मिल रहे हैं। कुछ लोग इंडियन फॉरेन सर्विस को बता रहे हैं, भारतीय विदेश सेवा को, और कुछ बता रहे हैं भारतीय वन सेवा को। चलिए, मैं ही बता देता हूं। करेक्ट आंसर है भाई आईएएस। ये तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत लोग को बनने का मन भी करता है। दूसरा है आईपीएस, इसको कुछ कम लोगों को बनने का मन करता है। और तीसरा है आईएफओएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा। फॉरेन सर्विस जो होता है भाई, वो होता है सेंट्रल सर्विस। फॉरेन सर्विस जो होता है वो होता है सेंट्रल सर्विस, यानी फॉरेन सर्विस जो हो गया विदेश सेवा, वो होता है सेंट्रल सर्विस, यानी केंद्रीय सेवा में आता है। तो फॉरेन सर्विस जो है वो विदेश सेवा जो है वो सेंट्रल सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विस में सिर्फ 3 आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, यानी भारतीय वन सेवा। तो आईएफएस उसको नहीं लिखते, आईएफओएस लिखते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लिखते हैं, ना कि आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस हो जाता है। बात सबको समझ में आ गया? तो या तो ऑल इंडिया सर्विस को बनाना है या ऑल इंडिया सर्विस को हटाना है, तो वो दोनों रिकमेंडेशन जाता है राज्यसभा की तरफ से। ठीक है, तो ये तो बात हो गया स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। आई होप यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं, आ जाते हैं दूसरे हाउस पर, वो आते हैं लोकसभा पर। लोकसभा पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको लोकसभा का सांसद बनाते हैं, राज्यसभा से आप फ्री हो जाइए। अब बना देते हैं लोकसभा का। आईआरएस सब सेंट्रल सर्विस में आता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरटीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। अब तो ट्रैफिक सर्विस और को मर्ज कर रहे हैं, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आईआरएमएस बना रहे हैं। तो वो सब बाकी आईआरएस जो होता है वो सब सेंट्रल सर्विस में आता है। ऑल इंडिया सर्विस सिर्फ 3 है। चलिए, तो सब लोग अभी आईएएस बन गए, आईपीएस भी बना दिए, आईएफओएस भी बना दिए, फॉरेन सर्विसेज बाद में बनाएंगे। हालांकि 10 साल सर्विस अगर फॉरेन सर्विस का हो तो युगांडा टाइप की कंट्री में अम्बेसडर बन जाइएगा। हाँ, किसी में स्थाई बना दीजिए। अच्छा, स्थाई तो आप खुद बनेंगे, हमारा काम आपको मार्गदर्शन देना है। स्थाई तो आप खुद बनेंगे, और नहीं तो फिर इसी तरीके से सारे सर्विसेज में आप आ जाएंगे। बस आप कहेंगे कि भाई हम सारे ऑफिसर्स बन चुके हैं, राष्ट्रपति भी सर ने बना दिया, उपराष्ट्रपति भी, सारी चीजें सर ने बना ही दिया। चलिए, बात करते हैं लोकसभा की। सामने लोकसभा का फोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चेयरमैन का टेबल होता है, इसको हाउस ऑफ द वेल कहते हैं, इसको हाउस ऑफ द वेल कहते हैं। इधर आना मना होता है, ऐसा नहीं कि बीच में आकर के उधर हल्ला हंगामा जो मचाते हैं, इधर नहीं आ सकते कोई एमपी, इधर आके हल्ला नहीं मचाते। इसको हाउस ऑफ द वेल कहा जाता है, वेल ऑफ द हाउस कहते, इधर आना मना होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 81 की। आर्टिकल 81 डील करता है लोकसभा को। अब आ जाते हैं लोकसभा पर। लोकसभा के देखो अन्य नाम भी हैं। सबसे पहले इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, टेम्पररी हाउस भी कहते हैं, या लोअर हाउस भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल, टेम्पररी हाउस या लोअर हाउस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं। लोकसभा समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग वोटिंग भी करते हैं, तो थोड़ा लोकसभा समझना आसान हो जाता है। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहते हैं भाई कि यहां पर जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है, यानी जनता का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप अपने प्रतिनिधियों को चुन के लोकसभा में भेजते हैं,
जैसे अभी 17वीं लोकसभा में आप लोगों ने चुन करके भेजा अपने अपने एरिया से। दूसरा इसको कहते हैं टेम्पररी हाउस, यानी इसको कहते हैं अस्थाई सदन। और अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं कि ये हर 5 साल पे भंग हो जाता है, हर 5 साल पे डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी हाउस। और लोअर हाउस इसलिए कहते हैं या निम्न सदन इसलिए कहते हैं, निम्न सदन इसलिए कहते हैं कि इसका जो फीचर है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जैसा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जैसा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं भाई निम्न सदन। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं, टेम्पररी हाउस क्यों कहते हैं और लोअर हाउस क्यों कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कि जनता का प्रतिनिधित्व होता है, टेम्पररी हाउस इसलिए कहते हैं कि हर 5 साल पे डिसोल्यूशन कर दिया जाता है, और लोअर हाउस इसलिए कहते हैं कि इसका जो फीचर होता है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जैसा होता है। अब बात करते हैं भाई इसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है भाई 552 मेंबर का, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 545 का। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो चल रही है 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से लेकर के 2024 तक का। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ में 545 मेंबर हैं, तो इसमें से 524 मेंबर 28 राज्यों से चुन करके आते हैं, 19 मेंबर चुने जाते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज से, और 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इसी को कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय। अब देखो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स हंगामा मचाएंगे कि सर एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन जो पहले हुआ करता था इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इसको 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो अभी आप लोग कहेंगे थोड़ी देर में कि सर अब जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं उनका तो सीट हटा दिया गया, फिर कैसे हैं? तो भाई 2020 में हटाया गया था, ये पिछले साल ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। अब जब हटेगा तो अभी से तो हटाएंगे नहीं, ये 2024 से हट जाएगा लोकसभा से। तो जब 2024 में जब 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर रहेंगे। यानी 2020 में हटाया गया है तो 19 में लोकसभा चुनकर आ चुकी थी, तो इसी वजह से 2020 में चूंकि इसको हटाया गया है तो उन मेंबर्स को नहीं हटाया जाएगा अभी के लिए। और जब 18वीं लोकसभा चुन करके आएगी उसमें इन मेंबर्स का कोई प्लेस नहीं होगा। तब हमें इलेक्शन कमीशन बताएगी कि ये 2 मेंबर को कैसे एडजस्ट करना है, स्टेट को देना है या यूनियन टेरिटरी को देना है सीट, वो तब बताया जाएगा। फिलहाल अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि जब 2024 में जब 18वीं लोकसभा चुनी जाएगी तो ये 2 मेंबर का क्या किया जाएगा, किस राज्य में सीट बढ़ाए जाएंगे 2 सीटें, या किस यूनियन टेरिटरी में बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो अभी 2019 से लेकर 24 तक ये रहेंगे, 24 के बाद हटा दिए जाएंगे। तो जो यहां पर मैंने इस पॉइंट को लिख भी दिया है कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज रिपील्ड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो 104वां संविधान संशोधन से जो एंग्लो इंडियंस की सीट है वो हटा दी गई है, लेकिन हटेगा कब से? वो हटेगा 2024 से। ऐसा नहीं कि एकदम अभी से ही आया और हमने अभी उस एंग्लो इंडियन मेंबर को हटा दिया, अभी नहीं हटाते, वो हटेगा 2024 से। बात सबको समझ में आ गई? यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई? ये 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को कब से हटा देंगे? ये हट जाएंगे 2024 से, अभी नहीं हटेंगे। 17वीं लोकसभा में रहेंगे, 18वीं लोकसभा में इनका कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। बात सबको क्लियर हो गया कि किस तरीके से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का क्या करना है? तो इनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, जो पहले डायरेक्टली अपॉइंट कर देते थे प्रेसिडेंट इनको, लेकिन 17वीं लोकसभा में है, 18वीं लोकसभा में नहीं रहेंगे। बात सबको क्लियर है? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ। ये वैसे मैंने बता भी दिया है कि 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से हटा दिया गया, 2024 से हटेगा, अभी नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हटेगा, अभी नहीं हटेगा, अभी रहेंगे, 2024 से नहीं रहेंगे। बात सबको क्लियर हो गया है? चलिए
अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई राज्यसभा लोकसभा के लोगों का क्वालिफिकेशन, यानी अब हम आप लोग बनेंगे लोकसभा के एमपी। ठीक है, चलिए अब आपको बनाते हैं लोकसभा का एमपी। लोकसभा का एमपी बन जाइए जल्दी से, और आपकी क्वालिफिकेशन होगी आर्टिकल 84 क्लॉज बी में। क्वालिफिकेशन क्या है, सेम है लोक राज्यसभा वाला, बस एज में अंतर हो जाएगा। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज होना चाहिए मिनिमम 25 साल या उससे ऊपर। इसका भी मिनिमम एज है 25 साल और अपर एज नहीं है, अपर एज नहीं है। तो चलिए अब आप लोग बन गए लोकसभा के एमपी भी बन गए। 25 साल, आप मेजॉरिटी सबकी एज हो ही चुकी होगी 25 साल, बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो 25 साल से ऊपर, मिनिमम 25 साल और ऊपर का कोई एज नहीं है। और तीसरा वही है कि मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुतों का एज अभी 25 साल नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, आगामी 5 साल में तो हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आगामी 5 साल के बाद मेंबर बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए और अपर एज कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, जिनकी उम्र अभी 20 साल है वो 5 साल के बाद 25 साल के हो जाएंगे। ठीक है, 5 साल के बाद 25 साल के हो जाइएगा ना। तो नेक्स्ट है कि मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफ प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें मिलेंगी, वो सब बाद में मिलेगा। ठीक है श्वेता, तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य धारण करिए। तो मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहां तक सबको क्लियर है। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वही है जो लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का है। तो वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी केंद्र सरकार और लाभ राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आप सबको लोकसभा का क्वालिफिकेशन भी समझ आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं लोकसभा के टर्म की, आर्टिकल 83 क्लॉज 2, लोकसभा के टर्म की। तो भाई लोकसभा का टर्म आप सब लोग जानते हैं, चूंकि इलेक्शन में वोटिंग भी किए होंगे आप लोग। तो लोकसभा का जो टर्म डिफाइन है वो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में डिफाइन है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल बचपन से लेकर के अभी तक आप पढ़ते आए हैं 5 साल, लेकिन 5 साल कब से, 5 साल कब से? तो 5 साल जो होता है वो होता है फर्स्ट मीटिंग से। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग। तो 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, जब पहली बार लोकसभा की बैठक होती है उस बैठक से 5 साल। बात समझ में आ गया सबको? उस बैठक से 5 साल तक का टर्म होता है लोकसभा का। हालांकि ऐसा नहीं है, लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर टाइम बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये भी मैंने आपको आर्टिकल 78 में पढ़ा रखा था, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर में। ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर में कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तब ऐसी एडवाइस देते हैं जब लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती। तो जब लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर को पता चल जाता है कि अब उनकी मेजॉरिटी नहीं रही, मेजॉरिटी नहीं है यानी बहुमत नहीं है, तो वो सीधा सीधा लोकसभा भंग करने का रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। लोकसभा भंग करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन सलाह देते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद जो लोकसभा का आप टर्म एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में आप मैक्सिमम टर्म उसका 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और ये डायरेक्टली 1 साल के लिए बढ़ता नहीं है, 6-6 महीना करके बढ़ा दिया जाता है। पहले 6 महीना, उसके बाद नेक्स्ट 6 महीना। तो लोकसभा का जो टर्म आप 1 साल के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी आर्टिकल 352। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल हुआ है। और ये हुआ है 5th लोकसभा में। 5वीं लोकसभा 1971 में से बनी थी और चली थी
1971 से लेकर के 1977 तक चल गया था, और वो चला था 5 years 10 months and 8 days, 5 साल 10 महीने और 6 दिन था इनफैक्ट। सो 5 year 10 month एंड 6 days वो एक्स्ट्रा चला था। तो एक बार मैं इसको ध्यान कर लेता हूं, 5 years 5 साल 10 महीने 6 दिन, ये आपका चला था टर्म ऑफ 5th लोकसभा। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि लोकसभा का टर्म बढ़ाया नहीं गया है, लोकसभा का टर्म बिल्कुल बढ़ाया गया है। 5वीं लोकसभा का टर्म बढ़ा दिया गया था, 5 साल 10 महीने और 6 दिन कर दिया गया था। तो ये 5वीं लोकसभा का टर्म बढ़ा है नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में। पांच साल 10 महीने और 6 दिन चला था, बिल्कुल 5 साल 10 महीने और 6 दिन चला था लोकसभा। जो आपकी 5th लोकसभा थी, खत्म हो जाता 1976 में ही, लेकिन चूंकि नेशनल इमरजेंसी 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी ने लगा रखा था, तो इसी वजह से 5 साल 10 महीने और 6 दिन तक इसका टर्म चला था। तो यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बार में पूरा 1 साल नहीं बढ़ाते, 6-6 महीने के स्ट्रेच में बढ़ाते हैं, पहले 6 मंथ फिर 6 मंथ, इस टाइप से बढ़ाया जाता है। चलिए, यहां तक सबको बात समझ में आ गया कि नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में भी टर्म बढ़ाया जा सकता है। डिसॉल्व होने के बाद लोकसभा के मेंबर्स कहां जाएंगे अगर टर्म कंप्लीट नहीं हो? अब कहां जाएंगे? अब लोकसभा का टर्म ही भंग हो गया तो फिर नया इलेक्शन होगा, नया इलेक्शन हो गया तो चुन के आ गए तो ठीक है, नहीं तो घर में रहेंगे और क्या करेंगे। अब अगर इलेक्शन हार गए तो फिर क्या करेंगे? घर ही में रहेंगे। बीच में लोकसभा भंग हो गई, कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने को तैयार नहीं है, नया चुनाव होगा, फिर नया चुनाव जीतते हैं तो फिर लोकसभा, नहीं तो फिर लेमडक मेंबर्स बन जाएंगे, घर बैठेंगे अपना। बात सबको समझ में आ गया कि ध्यान रखिए कि लोकसभा का टर्म बढ़ा है, एक बार ही बढ़ा है। 5वीं लोकसभा का 1971 से 77 तक चल गया था, क्योंकि 75 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दिया, तो वो टर्म बन गया 5 साल 10 महीने 6 दिन। आई होप ये सबको बात क्लियर हो गई है, तो फटाफट कमेंट करके बताओ और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गया भाई? तो पॉलिटी इतना आसान है, तुम लोग बेमतलब इधर उधर के क्वेश्चंस पूछ के इसको बोरिंग बनाते हो, कितना आसान है। जो हार गया उसको सरकार कुछ नहीं देती, जीत गया उसको भी नहीं देती, इलेक्शन अपना अपना खर्चा पे लड़ा जाता है, अपना पैसा लगाइए। चलिए, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी लोकसभा के टर्म की। नेक्स्ट इसमें अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर्स के चुनाव की। देखो, मेंबर्स का चुनाव की बात करें तो जो इलेक्शन का नेचर होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन, और प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है वो आपका होता है जिसमें पब्लिक वोटिंग करती है। जैसे आप लोग जाते हैं लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो उसमें वोटिंग करते हैं। इमरजेंसी का ड्यूरेशन डिफाइन होता है सिर्फ फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का नहीं होता। इमरजेंसी का ड्यूरेशन डिफाइन होता है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी का नहीं होता। ठीक है तनुज? चलिए, बाकी जो जिसका क्वेश्चन है चैट बॉक्स में भी, थोड़ा डाउट बॉक्स में भी लिख दीजिए, वहां से भी मैं आंसर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं मेंबर्स के चुनाव की। मेंबर्स का जो चुनाव होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे पब्लिक जिसमें वोट करती है। आप लोग भी जाकर के लोकसभा चुनाव में वोट दिए होंगे, और इलेक्शन का जो नाम है वो है एफपीटीपी। ध्यान रखिएगा, एफपीटीपी का मतलब होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है कि द कैंडिडेट getting maximum number of valid vote is declared as winner। यानी जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वैध मत मिलता है
जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वैध मत मिलता है वो विजेता घोषित किया जाता है। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वैलिड वोट मिलेगा वही विनर डिक्लेयर होता है। अब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है निर्वाचक मंडल की लोकसभा के चुनाव में वोट कौन डालता है। तो निर्वाचक मंडल को भाई एक लाइन में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी वो इंडियंस जो 18 इयर्स एंड अबव हैं उनके पास है राइट टू वोट। उनके पास है राइट टू वोट, और राइट टू वोट का आर्टिकल है 326। तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी भारत के वो सारे लोग जो किसी लॉ के द्वारा उनको वोट देने से नहीं रोका गया हो, अगर वो 18 इयर्स के हो चुके हैं या 18 इयर्स से अबव एज है तो उनके पास है वोट देने का अधिकार, यानी राइट टू वोट, जो डिफाइन है आर्टिकल 326 में। और पहले हुआ क्या करता था कि जो वोटिंग एज पहले जो हुआ करती थी वो थी 21 इयर्स, और उसको 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से वोटिंग एज को घटा दिया गया 21 साल से 18 साल। तो वोटिंग एज को घटा दिया गया 21 साल से 18 साल, और वो किया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से, और इसको इंप्लीमेंट किया गया यानी लागू किया गया 1989। तो हटा दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से राजीव गांधी के टाइम में वोटिंग एज को घटा दिया गया 21 साल से 18 साल, और ये हटाया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से, और इसको इंप्लीमेंट किया गया यानी लागू किया गया 1989। तो आई होप स्टूडेंट सभी को लोकसभा के चुनाव का जो तरीका है, लोकसभा के इलेक्शन का मेंबर्स का तरीका है, वो सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक सबको क्लियर है। मेंबर्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता कैसे है, ये सबको आई होप समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट इलेक्शन है, फर्स्ट पास द पोस्ट नाम है। वोटिंग कौन करेंगे? सारे इंडियंस जो 18 साल और उससे ऊपर के हैं जिनके पास राइट टू वोट है। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? तो फटाफट कमेंट करके बताओ। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 93 को। आर्टिकल 93 जो है वो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का। प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो सदन की कार्यवाही यानी लोकसभा की कार्यवाही चलाता है, जो लोकसभा की कार्यवाही चलाता है। देखो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर दो हैं, एक तो स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर। देखो स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर दोनों होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा। चाहे वो स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, ये दोनों होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा। प्रेजेंट जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला प्रेजेंट स्पीकर हैं, और ये कोटा राजस्थान से एमपी है। कोटा राजस्थान से एमपी हैं लोकसभा की। डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट फिलहाल खाली चल रहा है, पोस्ट वैकेंट है। पिछले 1.5 साल से डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट चल रहा है, अभी तक इस पर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और जो स्पीकर हैं वो लोकसभा के ओम बिड़ला हैं, जो मेंबर हैं लोकसभा के, कोटा राजस्थान से एमपी हैं, और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट फिलहाल तक तो खाली चल रहा है, यानी अभी तक इसके पोस्ट पर चुनाव नहीं हुआ। बीच में होना था चुनाव, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव टल गया। तो मेंबर ऑफ लोकसभा जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा लोकसभा का वो होगा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और ये दोनों होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब इसके बाद बात करते हैं लोकसभा की स्पेशल पावर्स की। लोकसभा के पास भी देखो राज्यसभा के जैसा अपना स्पेशल पावर है। पहला जो स्पेशल पावर डील करता है वो है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 कहता है कि मनी बिल
इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल को कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक जिसमें मॉनिटरी मैटर्स होते हैं, मॉनिटरी मैटर्स होते हैं। तो मनी बिल जिसमें धन से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, तो मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, तो हमेशा मनी बिल आता है लोकसभा में। एक बार लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा 14 दिनों के अंदर मनी बिल को पास करके लोकसभा के पास भेज देता है, और अगर नहीं भी पास करेगा तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो यूनियन बजट है। तो आप सबको पता है कि भाई जो यूनियन बजट है वो हमेशा प्रेजेंट होता है लोकसभा में, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको कहते हैं विश्वास प्रस्ताव, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये दोनों आता है लोकसभा में। तो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में आता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में ही आता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आता है सरकार के लिए। कॉन्फिडेंस मोशन हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, ये दोनों आता है सरकार के लिए, यानी गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट की सिटिंग कहां होती है? तो गवर्नमेंट बैठती है लोकसभा में। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। देखो, कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हम लोग कहते हैं विश्वास प्रस्ताव, ये हमेशा इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस करती है रूलिंग पार्टी। और इंट्रोड्यूस करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ये दिखाना कि द मेजॉरिटी ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इज विथ रूलिंग पार्टी। ये दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कि जो हाउस की मेजॉरिटी है, यानी जो सदन का बहुमत है, वो रूलिंग पार्टी के साथ है, तब लाया जाता है कॉन्फिडेंस मोशन। और कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लाती है रूलिंग पार्टी, और इसको पास करवाना होता है सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लाती है रूलिंग पार्टी, ये दिखाने के लिए कि जो सदन का विश्वास है वो अभी भी लोकसभा के सदन का बहुमत जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ है। और जब भी रूलिंग पार्टी विश्वास प्रस्ताव लाएगी तो इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कराती है। सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो सरकार कंटिन्यू कर जाएगी। जब भी कोई नई सरकार शपथ लेती है तब उसको अपना जो मेजॉरिटी प्रूव करना होता है लोकसभा में, वो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आता है। कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव होता है और हमेशा लाती है रूलिंग पार्टी। अब देखो, इसी का उल्टा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और ये हमेशा लाती है ऑपोजिशन पार्टी। तो अब बात कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। नो कॉन्फिडेंस मोशन ठीक कॉन्फिडेंस मोशन का उल्टा होता है। यहां तक भाई सबको कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर हो गया हो तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। इसको मैं अपना फोटो हटा देता हूं ताकि आप सब लोग इसको अच्छे से नोट भी कर सके। आर्टिकल 112 होता है भाई यूनियन बजट का। यूनियन बजट जो होता है, जो केंद्र सरकार का बजट होता है, उसी का आर्टिकल है 112। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कि आर्टिकल 112 क्या है। तो वो यूनियन बजट है, केंद्र सरकार का बजट है। अब बात कर लेते हैं भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन की। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन
नो कॉन्फिडेंस मोशन को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लाती है ऑपोजिशन पार्टी, यानी विपक्षी दल। और ये प्रूव करने के लिए लाया जाता है कि जो सदन का जो बहुमत है, सदन का जो बहुमत है वो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है। तो सदन का जो बहुमत है वो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है। सदन का बहुमत अब सत्ता पार्टी के पास नहीं है। यानी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये हो गया कि जो मेजॉरिटी है, अब मेजॉरिटी है हाउस की, वो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है, और इसको भी पास करवाया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से। इसको भी पास कराया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से। एक बार अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगा अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवा लिया ऑपोजिशन पार्टी ने तो। और अगर पास नहीं हो पाया तो नेक्स्ट 6 मंथ तक, और अगर पास नहीं हो पाया, इन कंडीशन फेल हो गया, तो नेक्स्ट 6 मंथ तक ऑपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती। ऑपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती। यहां तक सबको बात समझ में आ गया कि भाई कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता कौन है। कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लाती है रूलिंग पार्टी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है हमेशा ऑपोजिशन पार्टी। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास अगर हो गया तो तुरंत से पूरा मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, और इनकेस अगर नहीं हो पाया तो फिर फाइनली क्या होगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के नहीं आ सकती। तो यहां तक भाई सबको बात क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए कॉमन है। यहां तक भाई सबको समझ में आ गया? अरे छोटा भी यस लिखोगे तो मैं पढ़ लूंगा, इतना बड़ा यस लिखने की कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा आपने पूरा चैट बॉक्स में ही लिख दिया यस सर, ठीक है, छोटा भी यस लिखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 100 की। आर्टिकल 100 कहलाता है गणपूर्ति का आर्टिकल। हाँ, सरकार हट जाएगी, बिल्कुल। जब सरकार रिजाइन ही कर दी तो हट ही जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार हट जाएगी। रिजाइन कर दी तो थोड़ी वहां बैठी रहेगी, हट जाएगी वहां से। रेजिग्नेशन का मतलब ही हो गया हटना। चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 100 पर। आर्टिकल 100 डिस्कस करता है कोरम को। कोरम को हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, ठीक है। अब देखो कोरम क्या होता है। कोरम ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट टू कैरी द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक है उसी को कहते हैं कोरम। यानी कितने मेंबर पार्लियामेंट में आएंगे तो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, और उससे अगर कम मेंबर आ गए तो उस दिन पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलेगा। और कोरम जो होता है वो होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यानी अगर लोकसभा का कार्यवाही अगर चलाना है आपको तो 545 का 10% निकाल लीजिए, तो हो गया 54.5, यानी 55 मेंबर। अगर 55 मेंबर लोकसभा में नहीं आएंगे तो उस दिन की कार्यवाही नहीं चलेगी। और राज्यसभा का अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में होता है 245 मेंबर का 1/10, यानी 24.5 मेंबर। यानी अगर मैं मान लूं 25 मेंबर अगर नहीं आएंगे तो उस दिन राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी।
मिनिमम अगर 55 मेंबर आ गए तो लोकसभा की कार्यवाही उस दिन की चलेगी, और अगर राज्यसभा में 25 मेंबर आ गए तो कार्यवाही चलेगा। एक मेंबर भी एब्सेंट हो गया और कोरम पूरा नहीं हुआ तो उस दिन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी, उस दिन की कार्यवाही स्थगित, यानी उस दिन की कार्यवाही सस्पेंड हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गया कोरम क्या है? तो देखो, कोरम मैंने आपको बता दिया, गणपूर्ति होता है और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो लोकसभा में होने चाहिए ताकि, या पार्लियामेंट में होने चाहिए ताकि सेशन को चलाया जा सके। और अगर उस दिन नहीं आए तो उस दिन का जो कार्यक्रम है उस दिन का सस्पेंड हो जाएगा, उस दिन सेशन नहीं चलेगा। बात सबको समझ में आ गया कि कोरम क्या होता है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग, हाँ, गण मीन्स होता है लोग, यस, गण का मतलब होता है लोग और पूर्ति का मतलब होता है कंप्लीट करना, यानी इतने मेंबर्स नहीं आएंगे तो उस दिन की कार्यवाही नहीं चलेगी। कुल मिलाकर के यही है। अब हम लोग बात करते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सत्र की बात करते हैं। अब जो लोग हंगामा कर रहे हैं कि सर क्लास का लिंक नहीं मिल रहा, क्लास का लिंक नहीं मिल रहा, भाई क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको अपना प्रोफाइल का लिंक दे दे रहा हूं, इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिल जाएगा। एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स मत लिखा करिए, फॉलो कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा। क्लास जब जब मैं लूंगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लूंगा, तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई पार्लियामेंट के सेशन की, यानी संसद के सत्र की। देखो, होता है संसद का 3 सत्र। सत्र कौन कौन सा होता है? संसद का 3 सत्र। हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर फॉलो नहीं, क्लास नहीं मिल रही, उनके लिए 3 सत्र होता है भाई संसद का, बीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना कि संसद का 3 सत्र होता है बीएमडब्ल्यू। बी का मतलब होता है बजट, एम का मतलब होता है मॉनसून और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर। ठीक, बी का मतलब हो गया भाई बजट सत्र। बजट सत्र शुरू हो जाएगा फरवरी से, या जनवरी लास्ट से भी शुरू कर देते हैं और चलता है मई तक। तो नॉर्मली मान के चलते हैं फरवरी से मई तक चलता है आपका बजट सेशन। उसके बाद शुरू हो जाता है मॉनसून, ये चलता है जुलाई से लेकर के सितंबर, और फिर आ जाता है विंटर, ये चलता है नवंबर दिसंबर। तो सबसे बड़ा सेशन होता है भाई बजट, फिर होता है मॉनसून, फिर होता है विंटर। तो BMW, बजट, मॉनसून और विंटर। और 2 सेशन के अगर जो बीच का गैप होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ होता है, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। ये कई बार पूछा गया है कि मैक्सिमम गैप पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम होता है 6 महीनों तक। तो मैक्सिमम गैप हो सकता है 2 सेशन के बीच में 6 महीनों तक का। बात सबको समझ में आ गया? 3 सेशन, बजट, मॉनसून एंड विंटर। बजट सबसे लंबा और सबसे छोटा विंटर। और इस टाइप के मैं बहुत सारे ट्रिक्स का भी सेशन रहता है मेरे यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है ट्रिक्स, वहां से भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारे ट्रिक्स के सेशंस मैंने दे दिए टीम को, वो धीरे धीरे करके अपडेट करते जाएंगे। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पर भी लोड कर देता हूं, वहां से भी आप ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स याद रख सकते हैं जिससे एग्जाम में काफी हेल्प मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक सबको समझ में आ गया होगा सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है अबाउट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट? अच्छा, वो ट्रिक वाला दोनों जगह पर है, टेलीग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी है, कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं। और उसमें छोटे छोटे मुश्किल से 1-1 मिनट के ट्रिक है ताकि आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक बस टेलीग्राम चैनल में टाइप कर लेना GA बाई शशांक, वो मिल जाएगा। GA बाई शशांक इंग्लिश में लिखना, स्मॉल लेटर्स में सारा चीज वही मिल जाएगा। GABYSHASHANK टाइप करोगे मिल जाएगा, टेलीग्राम का वो लिंक आपको मिल जाएगा। हाँ, उसमें GA बाई शशांक लिखना मिल जाएगा, सब स्मॉल लेटर्स में लिखना, कोई कैपिटल में मत लिखना, सब स्मॉल में लिखना, उसमें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलो, तो मैक्सिमम गैप मैंने बता दिया, 2 सेशन के बीच का होता है 6 महीने। सबसे बड़ा सेशन होता है बजट और सबसे छोटा सेशन होता है विंटर। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 108 की, वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है संसद का संयुक्त अधिवेशन।
संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होगा? जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठ करके किसी बिल को डिस्कस करेगी। तो आर्टिकल 108 होता है जो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट का। ज्वाइंट सिटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि व्हेन लोकसभा एंड राज्यसभा सिट्स टुगेदर टू डिस्कस अ बिल, यानी जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ के बैठ करके किसी बिल को डिस्कस करती है तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग देखो, अब बुलाता कौन है? बुलाते हैं भाई भारत के राष्ट्रपति। उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं स्पीकर, यानी लोकसभा के स्पीकर करते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई स्पीकर जो नहीं होगा, हाँ 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 बिल्कुल यही है। स्पीकर जो है, उस स्पीकर जो लोकसभा के और राज्यसभा के, सॉरी, बुलाते हैं राष्ट्रपति, और स्पीकर जो होते हैं उस सेशन को प्रेजाइड करते हैं। ठीक है। अब अगर स्पीकर, मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भाई मान लीजिए स्पीकर साहब छुट्टी पर हैं और ज्वाइंट सिटिंग है तो कौन करेगा? तो फिर सेकेंड चॉइस होते हैं डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। अब डिप्टी स्पीकर के उस दिन पेट में दर्द उठ गया, अब डिप्टी स्पीकर भी बोले कि सर हम नहीं आ पाएंगे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर डिप्टी चेयरमैन के भी कुछ जुकाम हो गया, डिप्टी चेयरमैन बोले हम नहीं आ सकते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर किसको बुलाएंगे? ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, हालांकि एसएससी नहीं पूछती, ये पीसीएस वगैरह के एग्जाम में होता है। तब करते क्या है, तब आता है कि एक सभापतियों का एक पैनल बनाते हैं, एक पैनल बना करके रखा जाता है, और पैनल में होते हैं 15 मेंबर, और उसी 15 मेंबर में से कोई एक मेंबर जिसको राष्ट्रपति कहता है वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रेजाइड कर लेता है। हालांकि अभी सभापतियों के 15 मेंबर के पैनल का अभी तक यूज हो नहीं पाया है ढंग से, नहीं तो स्पीकर तो रहते ही हैं, कई बार डिप्टी स्पीकर भी रह जाते हैं। तो नॉर्मली पहली बार जो होता है प्रेजाइड करते हैं स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और डिप्टी चेयरमैन भी उस दिन एब्सेंट हैं, तो उस कंडीशन में सभापतियों का एक पैनल बनाया जाता है। उस सभापतियों के पैनल में से कोई एक मेंबर जिसको राष्ट्रपति कहेंगे वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कर लेगा। और जो ज्वाइंट सिटिंग का रूल होता है भाई वो होता है अकॉर्डिंग टू लोकसभा। इस चीज का ध्यान रखना, ये पीसीएस वगैरह में बहुत पूछते हैं कि जो ज्वाइंट सिटिंग का जो रूल सेट किया जाता है, रूल्स ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, वो सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लोकसभा। अब आज तक के संसदीय इतिहास में ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार बुलाया गया है? देखो, आज तक ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है भारत की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में मात्र 3 बार। पहली बार बुलाया गया था 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल, 1960 में बुलाया गया था, 1961 में पास हो गया। डाउरी प्रोहिबिशन में बिल में था पहले कि दहेज लेना अपराध है, देना अपराध नहीं है, तो दहेज देकर के लड़के वालों को फंसा दिया जाता था कि जबरदस्ती हमसे दहेज लिए हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल जब 1961 में इसको पास किया गया ज्वाइंट सिटिंग में, तो कहवा दिया गया कि भाई दहेज लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है, तो उस कंडीशन में अब कोई पार्टी एक दूसरे पर केस नहीं करता। नेक्स्ट आया बैंकिंग सर्विसेज रिपील बिल 1977 में, लेकिन पास करा लिया गया इस बिल को 1978 में। बैंकिंग सर्विसेज रिपील बिल जो था वो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड एक बिल आया था जिसको पास कराया गया ज्वाइंट सिटिंग में। तीसरा आया था पोटा, बड़ा जबरदस्त कानून है पोटा, 2002 में। पोटा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, और ये आया था 2002 में, और 2002 में ही इसको पास करा लिया गया। हालांकि जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, तो उन्होंने पोटा को नलीफाई कर दिया था, पोटा को कैंसिल कर दिया था, नलीफाई कर दिया था 2004 में। क्योंकि बहुत जबरदस्त कानून था कि किसी को भी अगर पोटा में एक बार अरेस्ट कर लिया गया तो उसमें था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है वो हम आपको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। और वो जल्दी से जल्दी वर्ड का बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करते थे कि पकड़ के किसी भी अगर क्रिमिनल को या किसी भी टेररिस्ट को पकड़ लिए तो उसको पकड़ के एफआईआर दिखाते ही नहीं थे, तो उसको प्रेजेंट करने का कोई कंडीशन ही नहीं बनता था,
और लगातार इससे इनकाउंटर्स मुंबई पुलिस ने स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक कानून था, हालांकि इसको बाद में हटा दिया गया, नहीं तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। और इसका मुंबई पुलिस ने अच्छा खासा इस्तेमाल किया, खूब पकड़ा। खूब लोगों को पकड़ा, बहुत सारे एनकाउंटर्स भी किए और मार मार के इस समय जब 2002 में पूरा का पूरा मुंबई जो था वो क्राइम जो कैपिटल बना हुआ था सबको शांत कर दिया। टाडा भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, टाडा भी बता देंगे, टाडा भी बताएंगे, पोटा भी बताएंगे। पोटा बता दिए, टाडा का फुल फॉर्म लिख लो भाई, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987। और इसी टाडा में संजय दत्त को अंदर किया गया था। इसी टाडा 1990 में, चूंकि बम ब्लास्ट में, वो मुंबई के जो बम ब्लास्ट हुआ था 1993 में, उसका आरोपी था और AK-56 उसके पास राइफल थी जो कि प्रोहिबिटेड वेपन आता है, तो उस कंडीशन में इनको टाडा में अरेस्ट किया गया था। और अगर पोटा में अरेस्ट हो जाते तो फिर इनका काम ही खत्म कर देता। मुंबई पुलिस इनका इनकाउंटर करके, वो कभी आप जाइएगा मुंबई पुणे के पास एक हाईवे है, वहां पर बहुत गहरी खाई है, उसी में फेंक देती है, उसमें से किसी का हड्डी वड्डी भी नहीं मिलता। तो पोटा को 2004 में नलीफाई कर दिया गया था, टाडा को भी हटा दिया गया और टाडा का फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987। संजय दत्त पकड़े गए थे टाडा में। तो भाई सबको समझ में आ गया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ, और टाडा पोटा भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक सबको बात समझ में आ गई है तो फटाफट एक बार कमेंट करो और जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको ले चलता हूं आज के अंतिम टॉपिक पर। और वो होगा आपका टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। टाडा भी समझ में आ गया, पोटा भी समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिस पर स्टार बना, इस तरीके से आस्ट्रिक बना देते हैं। जिस क्वेश्चन पर इस तरीके से आस्ट्रिक बना दिया जाता है उसको कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन का हमेशा जो आंसर दिया जाता है वो ओरल होता है, यानी ओरली, जो अगर आप कोई भी MP है और वो मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसने क्वेश्चन पे बना दिया स्टार, तो वो हो गया स्टार्ड क्वेश्चन जिसका आंसर मिलेगा ओरल, और उस पर आस्ट्रिक लगा देते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी मैंने पूछा अभी के अभी बताओ, मिनिमम 10 डेज का टाइम पीरियड देना पड़ता है, 10 डेज का टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने पूछा और अभी के अभी बताइए, ऐसा नहीं, मिनिमम 10 डेज का टाइम पीरियड देना पड़ता है। नेक्स्ट होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड का मतलब होता है अतारांकित प्रश्न। इसका आंसर आपको मिल जाता है रिटन, यानी आपके टेबल पर रख दिया जाएगा आपका आंसर, और इसमें कोई आस्ट्रिक नहीं बना होता, और यहां भी मिनिमम आपको 10 डेज का टाइम पीरियड देना पड़ता है, 10 डेज का टाइम पीरियड देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा मिनिस्टर को, तब जाकर के आंसर मिलेगा। तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसको अल्पकालिक प्रश्न कहते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन डिसाइड करता है स्पीकर, और ये होता है क्वेश्चन ऑन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, जनहित से जुड़ा मुद्दा। और कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आ सकता है, ये डिसाइड करता है स्पीकर, डिसाइड करता है स्पीकर कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के अंतर्गत हम ला सकते हैं। और इसके लिए आपको लेस देन 10 डेज का, लेस देन 10 डेज का टाइम पीरियड देना होगा, लेस देन 10 डेज का टाइम पीरियड
मिलेगा। यानी 10 दिन के से कम के अंदर में आपको जवाब देना पड़ेगा और इसका भी आंसर मिलेगा आपको ओरल। यानी 2 ओरल आंसर होता है और एक रिटन आंसर होता है। नॉर्मली आपसे पूछता है कि जिस क्वेश्चन पर आस्ट्रिक बना होता है उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा ओरली। तो यहां तक भाई सबको ओरल आंसर, रिटन आंसर और स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। यहां तक सबको बात समझ में आ गया? हालांकि थोड़ा सेशन लंबा चला गया है क्योंकि पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें पढ़नी जरूरी रहती हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गया है? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ। पहले 2 क्वेश्चन में मिनिमम 10-10 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, तीसरे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में 10 दिन से कम का टाइम पीरियड मिलता है। और जो भी पूछेगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेगा कि कौन सा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लायक है और कौन सा नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। काफी लंबा सेशन हो गया, अब आपका दिमाग नए कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने के लिए रेडी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा आप भी आराम कर लीजिए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग पार्लियामेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। अब मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में ही मैं आपसे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लूंगा और स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ाऊंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे कल पार्लियामेंट पार्ट 2 के टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।